नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, सुर्खियां अखबार की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस बुलेटिन के दौरान हम आपको खबर के पीछे की खबर से करवाते हैं बाखबर, ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार हेडलाइंस के पीछे की हेडलाइंस आखिरकार क्या कुछ है। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे भारत और जर्मनी, जांच में सहयोग दोनों ही करने वाले हैं। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस खबर को जगह मिली हुई है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के भारत दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि ये एक बहुपक्षीय दौरा है। इस दौरे का पहला भाग भारत और जर्मनी के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज ने एशिया पैसिफिक कार्यक्रम और कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस को संबोधित किया। यह सम्मेलन 12 साल बाद भारत में हो रहा है। अपनी यात्रा के तीसरे भाग में चांसलर गोवा पहुंचेंगे, जहां वो 2 जर्मन नौसैनिक जहाजों का दौरा भी करने वाले हैं। विदेश सचिव ने बताया कि ये चांसलर शोल्ज का तीसरा भारत दौरा है। उन्होंने 5 बार पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं की एक सीमित द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की गई है। मिस्त्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज ने व्यापार और निवेश सहित कई क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष जताया है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा के दौरान आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग पर भी चर्चा की गई। बिल्कुल, तो देखिए, पीएम ने जर्मन व्यापारियों के सम्मेलन को जर्मनी में के चांसलर शुल्ज के साथ में संबोधित किया था और इस दौरान जो खास बातें रही थी वो खास बातें भी हम आपको बता देते हैं। भारत और जर्मनी के रणनीतिक रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने पर सहमति बनी है। इसके साथ साथ में ग्रीन हाइड्रोजन और नई खोज प्रौद्योगिकी पर 2 अलग रोड मैप बनाने पर भी दस्तखत हुए हैं और इसी के साथ में करीब रक्षा सहयोग के लिए भी अलग से 2 रोड मैप बनाने पर बातचीत भी हुई है। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जर्मनी के जहाजों को हर सुविधा देने की पेशकश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के दौरान की है। साथ ही ये भी हम आपको बता देते हैं कि अभी तक इस श्रेणी में 20,000 भारतीयों को वीजा मिलता था। आने वाले दिनों में अब बढ़ाई जा सकती है संख्या। दरअसल हर साल 90,000 भारतीय कामगारों को वीजा जर्मनी की ओर से दिया जाएगा, ऐसा दावा किया गया है जर्मनी की ओर से। यहां तक अब जो ये मुलाकात रही है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि कई मामलों को लेकर के इस दौरान चर्चा हुई थी और जर्मनी के साथ भी अपने संबंधों को भारत और ज्यादा मजबूत करना चाह रहा है, और जिस वजह से ये जो मुलाकात रही है बेहद ही अहम बताई जा रही है। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के बाद एक बार फिर से जोर देकर के कहा कि भारत इन युद्धरत क्षेत्रों में शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी आप ये समझिए कि युद्ध को लेकर भी चर्चा की गई, एक बार फिर से शांति का संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दूसरी तरफ भारत और जर्मनी के बीच उन संबंधों को मजबूत करने की भी कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए खास बात क्या है, मेरे हाथ में जो न्यूज़पेपर है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। भले ही बहुत छोटे से कॉलम में इसको जगह दी गई हो, लेकिन खबर बहुत बड़ी है। खबर किस लिहाज से बड़ी है, क्योंकि जो भारत के जो कुशल भारतीय हैं, जो अदर कंट्रीज में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर यहां से निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि हेडिंग ही भास्कर में दी गई है कि अब 90,000 कुशल भारतीय वर्कर्स को वीजा देगी जर्मनी। पहले ये तादाद 20,000 थी, जिसको बढ़ा करके 90,000 करने पर बातचीत हुई है। कुल 18 समझौते, 18 से ज्यादा समझौते जो हैं वो भारत और जर्मनी के बीच में साइन हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी को भारत में इन्वेस्ट करने को लेकर के भी आमंत्रित किया है। बोला कि भारत जो है एक बहुत बेहतरीन ग्लोबल मार्केट के तौर पर उभर करके सामने आ रहा है और यही सही समय है जब भारत अपने विकास की गाथा लिख रहा है, तो जर्मनी इन्वेस्ट कर सकता है, हमारे साथ आ सकता है और एक बेहतरीन बाजार भारत हो सकता है, जिसकी वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कुशलता मिल सकती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाईलाइट किया गया। हालांकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो सचिव होंगे उन्होंने भी इस पूरे ड्राफ्ट को बताया होगा उनको, शोल्ज को। लेकिन इस बीच जो बहुत खास बात है वो तमाम भारतीय जो विदेशों में जाकर के काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और एक बहुत अच्छी खबर दोनों नेताओं की मुलाकात से निकल करके सामने आ रही है।
कि जो भारतीयों को वीजा देने की तादाद 20,000 तक जर्मनी के लिए नियत थी, उसको बढ़ा करके 90,000 कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, तैयारी कीजिए क्योंकि वीजा तो लगना तय है क्योंकि तादाद बढ़ गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि किस तरीके से विकासपुरी में केजरीवाल पर हमले का आरोप लगा है। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को जगह दी है। सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री आतिशी ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विकासपुरी पदयात्रा के दौरान बीजेपी के लोगों ने हमला कर दिया था। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिस दौरान यह हमला हुआ उस वक्त अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से कहा गया कि बेबुनियाद बातें हैं और सिर्फ आरोप लगाया गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर दिया है। तो देखिए ये खबर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आम आदमी पार्टी का दावा, भाजपा से जुड़े लोगों ने ही केजरीवाल पर हमले की कोशिश की है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको अलग अलग हेडलाइंस और अलग अलग तरीके से पेश किया है। मेरे हाथ में जो अखबार है वो अखबार कहता है कि आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है कि भाजपा से जुड़े लोगों ने केजरीवाल पर हमले की कोशिश की। एक बार मैं इस खबर का लबोलुबाब आपको बता देती हूँ। भाजपा ने कहा जनता की शिकायत को हमले की तरह पेश कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने दूसरी तरफ दावा किया है कि शुक्रवार शाम को दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान भाजपा से जुड़े माफ कीजिएगा कुछ लोगों ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश की। भाजपा ने इसे पूरी तरह खारिज किया है। आम आदमी पार्टी ने कथित घटना का कोई वीडियो उपलब्ध नहीं कराया। केजरीवाल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा, भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा में हमला करवाया, पहले फर्जी केस किया, उनको गिरफ्तार किया, उनकी इंसुलिन रोक दी, उनको मारने की साजिश रची और जब कोर्ट ने रिहा कर दिया तो भाजपा ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल को पिटवाया है, हमला करवाया है। दिल्ली पुलिस ने कोई भी कार्रवाई फिलहाल नहीं की है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर केजरीवाल को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की ही होगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के आरोपों का खंडन करते हुए दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि लोग केजरीवाल के क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत करने गए थे, जिसे आम आदमी पार्टी नेता हमले के रूप में पेश कर रही है। तो दो दल हैं, दो नेता हैं, कई चेहरे हैं इस पूरी कहानी में और कई तरह के दावे हैं। एक पक्ष का दावा है कि हमला करवाया गया है, दूसरे पक्ष का दावा है कि शिकायत करने गए थे और आम आदमी पार्टी चूंकि कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करा रही है और लाइमलाइट बटोरने के लिए इस तरीके की बातें कह रही है। फिलहाल वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो बहुत तेजी से शेयर हो रहा है और वायरल भी हो रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि देखिए आम आदमी पार्टी अब एक्टिव मोड में आ चुकी है दिल्ली चुनावों को लेकर के और इसी के साथ आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि दिल्ली की जनता के मन में सौहार्दपूर्ण तरीके से, दिल्ली की जनता के मन में एक कह सकते हैं कि सिंपैथी, एक तरीके का जो विकासवादी सोच है, वो तमाम बातें जो हैं वो आम आदमी पार्टी क्रिएट कर सके। यहाँ पर देखिए आतिशी ने जो बोला था, इस न्यूज़पेपर ने उस बात को कोट किया हुआ है। यहाँ पर है ये, देख पाएंगे आप, आतिशी का फेस है इसमें। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, पदयात्रा के दौरान भाजपा के लोगों ने केजरीवाल पर हमला किया, ये बात आतिशी कह रही हैं। और आतिशी ने पीसी भी करी थी और पीसी करने के अलावा आतिशी ने एक्स पर भी पोस्ट करते हुए इस बात का उल्लेख किया। एक बार मैं अमर उजाला ने किस तरीके से इस खबर को छापा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अमर उजाला का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग है भास्कर से। आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विकासपुरी पदयात्रा के दौरान भाजपा के लोगों ने हमला किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक भाजपा जानती है कि वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकते, ये आतिशी कह रही हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हराया जा सकता। अब वो लोग गंदी राजनीति करते हुए उनकी जान लेना चाहते हैं। उधर भाजपा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे हताशा में दिया गया बयान बताया है। दिल्ली पुलिस भी इस तरह की घटना से इनकार कर रही है।
पश्चिम दिल्ली पुलिस उपायुक्त विचित्रवीर का कहना है विकासपुरी में केजरीवाल के साथ मारपीट की कोई घटना सामने ही नहीं आई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार देर शाम आरोप लगाया कि केजरीवाल को परेशान करने, उनको काम को रोकने की भाजपा कोशिश कर रही है। हर साजिश नाकाम हुई तो अब उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको तरजीह दी है। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र कर लेते हैं। कुमार कॉलोनी पहुंच गए हैं राहुल गांधी और दिए बनाना सीखते नजर आए हैं। एनबीटी समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को जगह दी है। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को जगह दी है, अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिंदापुर की कुम्हार कॉलोनी में पूर्व प्रधान स्वर्गीय हरिकिशन के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरिकिशन की पत्नी रामरती से मिट्टी के दिए, गमले, ये सब तैयार करने की जो बारीकियां हैं वो सीखी हैं। साथ ही उन्होंने चरखा चलाकर 3 दिए, हालांकि ये चरखा नहीं होता, चाक होता है, चाक पर दिए बनाए जाते हैं। चाक चलाकर 3 दिए बनाए, एक छोटा सा कुल्हड़ भी बनाया। राहुल गांधी ने 2 दियों पर आरजी लिखकर ऑटोग्राफ भी दिया है। करीबन 2 घंटे तक वो उनके घर रहे। यही नहीं, राहुल गांधी ने उनके घर पर चाय की चुस्की भी ली है। इसके बाद वो उनके पड़ोसी के घर गए और दियों की डिजाइन के बारे में लोगों से बातचीत की। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर पर राहुल गांधी का काफिला एक सैलून की दुकान पर रुका। वहाँ पर उन्होंने ट्रिमर से अपनी दाढ़ी सेट करवाई और निकल गए। आसपास के लोगों का कहना है कि अचानक से राहुल गांधी का यहाँ आना हमारे लिए एक उपहार है, इसीलिए हम सब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस खबर का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें ये भी मेरी सहयोगी पूजा ने आपको ये जानकारी दी और ये कहा कि किस तरीके से दिए पर आरजी लिख करके हस्ताक्षर करते हुए वो दिया गिफ्ट किया कुमार के परिवार को और साथ ही साथ उसके बाद वो सैलून में भी गए। और इसी के तहत में जो अखबार की कटिंग मैंने आपको दिखाई, उस अखबार की कटिंग में दोनों ही तस्वीरों को अलग अलग तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ में इसमें छापा गया है और साथ ही ये भी लिखा गया है, हेडलाइन दी गई है, कुम्हार कॉलोनी पहुंच राहुल ने दिए बनाना सीखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधान के परिवार से मुलाकात की, उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा। जब बेटियों ने चाय के लिए पूछा तो राहुल गांधी बोले कि पिलाएंगी तो जरूर पीऊंगा। पड़ोसी सुरेश कुमार के घर भी वो गए थे और ऐसे में देखिए सबसे इस दौरान मुलाकात भी की, यानी कि जो कुम्हार का परिवार था उस पूरे परिवार से भी मुलाकात की और साथ ही साथ राहुल गांधी ने अपनापन महसूस करवाया है कुम्हार के इस पूरे परिवार को। और ये जानकारी आपको दे दें कि बिंदापुर का ये इलाका था जहां कुम्हार कॉलोनी लगती है, जहां पर दिवाली के समय में खासतौर पर दिए, मटके, यहाँ पहले से ही मिट्टी के ही सिर्फ काम होते हैं और ऐसे में इन दियों को बनाने का काम और कुछ कलाएं भी यहाँ राहुल गांधी ने सीखी थी। और ना केवल सिर्फ कलाएं उन्होंने सीखी बल्कि एक दिया खुद से बना करके इस परिवार को तोहफा भी दिया, जैसा मेरी सहयोगी ने भी आपको जिक्र किया था। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ सुरभि ने आपको तमाम जो बातें हैं वो साझा करी। उसी के साथ में अगला न्यूज़पेपर आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे हाथ में अमर उजाला है जिसने 2 कॉलम में इस खबर को जगह दी है। 2 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 3 कॉलम में इस खबर को जगह, यहाँ पर देखिए आप देख पाएंगे 2 कॉलम है, 2 कॉलम में जगह दी गई है। यहाँ पर राहुल गांधी की तस्वीर और जो घर की तमाम महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं जिनसे राहुल गांधी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार दिए की बारीकी और दिए को कैसे उकेरा जाता है। उसके बाद चाक पर हाथ आजमाते भी नजर आए हैं राहुल गांधी और जिस तरीके से सुरभि आपको वीडियो भी दिखा रही थी, साथ में आपको बता भी रही थी कि उसके बाद वो सैलून गए और सैलून पर जाने के बाद उन्होंने अपनी शेविंग भी सेट कराई और वहाँ से निकल गए। देखिए एक टेक्निक होती है जनता से कनेक्ट करने की। जनता से कनेक्ट करने के लिए राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हैं और राहुल गांधी का यही तरीका है कि वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका स्लोगन आपको याद होगा जिस दौरान भारत जोड़ो यात्रा का आगाज वो कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मैं खोलना चाहता हूँ। तो जब वो मोहब्बत की दुकान का बार बार जिक्र करते हैं तो वो जिक्र करते हैं जनता के साथ अटैचमेंट का। जब हम दिवाली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया, दिए बनाए और एक साथ मैसेज दिया कि आप दिए जलाइए। उसके अलावा मोहब्बत, प्रेम,
कि कोई भी छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और इसके बाद वो सलून पे भी गए। सलून हालांकि वो कहीं भी उनका काफिला रुकता है तो वो जाते रहते हैं, जैसा कि उनकी आदत है, वो रुके और गए। आगामी चुनावों के मद्देनजर इस एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से एक राजनेता जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर आपको सुरभि बताएंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये खबर निकाय और ग्राम पंचायतें सरकार से जुड़ी हुई है। दरअसल इस दौरान सशक्त इकाइयां बने, ऐसा योगी आदित्यनाथ की ओर से बात कही गई है और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। साथ ही इस खबर की कटआउट को भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर जरा देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर को यहाँ पर जगह दी गई है। ये कहीं ना कहीं इस तस्वीर में भी आप देख पाएंगे कि ये एक संकेत है, एक इशारा है कि लोगों को किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि चाहे किसी भी चुनाव की बात हो या जब जनता की बात होती है तो लोकतंत्र, जब लोकतंत्र की बात आती है, लोकतंत्र के पर्व को मनाने की बात आती है, तो ऐसे में उन तक पूरी तरीके से सहूलियत उन्हें मिले ताकि वो अपने मतों का इस्तेमाल कर पाए। और ऐसे में अब निकाय और ग्राम पंचायतें सरकार की सशक्त इकाइयां बनाने का भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है। 940 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान एक कार्यक्रम के दौरान में किया था। योगी आदित्यनाथ ने जिन ग्राम पंचायतों की आय कम है वो अपने आय के स्रोत को बढ़ाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही इस सपने को साकार करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ रोजगार सृजन करें और सरकार को सशक्त इकाई बनाएं। यहाँ तक योगी आदित्यनाथ देखिए जब भी बात करते हैं तो ये हमेशा ये कहते हैं कि चाहे युवा वर्ग को जोड़ने का काम क्यों ना हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उनकी संख्या इस वक्त हमारे देश में सबसे अधिक है और इसी वजह से उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करने के लिए बार बार कहा जाता है। पूजा बिल्कुल। और देखिए अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सबसे ज्यादा युवा देश, यानी कि जिसकी जो एवरेज ग्रेस आबादी है वो युवा हो, वो कौन सा देश है? वो भारत है। हमारे पास कौशल है, हमारे पास युवत्व है, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है। हम अपने बच्चों को शायद उस लेवल पर स्किल नहीं कर पा रहे हैं कि हम दुनिया के लिए एक बेहतरीन स्किल प्रोवाइडर हो सकें। इसी वजह से न्यूज़ इंडिया आपसे बार बार कहता है, हम आपसे बार बार कहते हैं कि बच्चों को स्किल करने पर जोर दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे स्किल्ड होंगे तो रोज़गार की तलाश नहीं, रोज़गार उनके पीछे भागेगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, सियासत का जिक्र करते हैं। और सियासत का जिक्र हो, महाराष्ट्र का जिक्र ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट यही है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को 40 प्रचारकों की जो लिस्ट है वो सौंप दी है। पीएम नरेंद्र मोदी, शाह, नड्डा, स्मृति ईरानी, पंकजा बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हैं। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को जगह दी है। दैनिक जागरण में भी इसको जगह दी गई है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ गई है। एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 39 नेता चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। भाजपा ने लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पीएम मोदी के बाद दूसरा नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर ने इस खबर को अलग अलग तरीके से तरजीह दी है और ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव को प्राथमिकता देते हुए लगातार बीजेपी इसी बात की कोशिश कर रही है कि स्टार प्रचारकों की सूची जल्द से जल्द जारी हो गई है और इसी के साथ कोशिश इसी बात की होगी कि अब महाराष्ट्र चुनावों में जान झोंकी जाए। और ये देखिए, ये अखबार की कटिंग अमर उजाला की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप ये देख पाएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के किस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपनी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच में बीजेपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जब महायुति के साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है तो पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर लेती हैं।
और मोदी की भी अब यहाँ 12 रैलियां होनी है, 40 प्रचारकों की सूची भी जारी की गई है और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से इस वक्त महायुति तैयार दिखाई देती है। और महायुति ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि इस बार के चुनाव में भी सत्ता में वापसी महायुति की होगी। अब देखना होगा, इंतजार करना होगा नतीजों का। बिल्कुल, नतीजों का इंतजार है और आपको भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से जुड़ी हुई। दरअसल बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान ने कांग्रेस छोड़ करके एनसीपी का दामन थामा और बांद्रा पूर्व से अब टिकट भी मिल चुका है। अमर उजाला के साथ कई अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान, जो कि 25 वर्षीय हैं, माफ कीजिएगा, 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार सुबह एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जिशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ले ली है। इसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने जिशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद जिशान ने कहा, ये मेरे और परिवार के भावुक पल हैं। मैं बांद्रा पूर्व से नामांकन भरूंगा। विश्वास है कि मुझे लोगों को प्यार और भरोसा मिलेगा। मैं बांद्रा पूर्व से दोबारा जीतूंगा। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की फितरत में धोखा है, ये जिशान कहते नजर आए। तो फिलहाल देखिए, एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को ये टिकट दिया गया है पूर्व बांद्रा से और साथ ही अब कांग्रेस छोड़कर के एनसीपी में वो शामिल हो चुके हैं। अजित पवार ने उन्हें बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया। जिशान सिद्दीकी कांग्रेस के निवर्तमान विधायक हैं और पिछले चुनाव में बांद्रा पूर्व से ही उन्होंने चुनाव जीता भी था। विपक्षी गठबंधन में हुए सीट बंटवारे में ये सीट शिवसेना यानी यूबीटी ग्रुप को चली गई थी, यानी उद्धव ठाकरे का जो गुट है। और ऐसे में जब उनके खाते में ये सीट चली गई तो इसके बाद से जिशान सिद्दीकी की मुश्किलें थोड़ी सी जरूर बढ़ी और उनको ये लगने लगा कि अब अगर ये सीट उन्हें नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पहले से ही वो चुनाव जीतते रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि इससे पहले भी वो सीट इनके पास थी, विधायक वो वहीं से हैं और ऐसे में जब दोबारा भी अगर उनके पास ये सीट आती है उम्मीदवार के तौर पर तो फिर वो पूरी तरीके से जोर आजमाइशी करेंगे इस बार का चुनाव जीतने में भी। और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि उन्होंने अब एनसीपी का दामन थाम लिया है और उन्हें पूरा यकीन है कि यहाँ इस बार भी जनता उनके काम को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक बार फिर से सहयोग देगी और ये सीट जिताकर उनके खाते में डालेगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संघ प्रमुख बोले हैं, पूरे देश में सामाजिक समरसता बढ़ रही है। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। मथुरा के परखम में चल रही आरएसएस के शिविर में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई। बैठक को संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में संघ के 46 प्रांत के 393 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये शिविर 20 अक्टूबर से शुरू हुआ था और इसके 6वें दिन इस बैठक के दौरान बैठक कल और आज 2 दिन चलेगी। आरएसएस के सह प्रचारक नरेंद्र ठाकुर ने बताया, 2 दिवसीय अहम बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष योजना की समीक्षा समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा संघ के शताब्दी वर्ष 2025 में विजयदशमी पर आयोजन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही 5 परिवर्तनों के क्रियान्वयन समेत कई बिंदुओं पर चर्चा भी होगी। तो फिलहाल देखिए, आरएसएस के सह प्रचारक नरेंद्र ठाकुर के मुताबिक समाज के सभी जाति वर्गों के सामाजिक समरसता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका और उद्देश्य के साथ देश में वर्तमान हालात को लेकर भी अहम चर्चा होगी और बैठक के दौरान समाज में भाईचारा प्रेम बना रहे, एक दूसरे की मदद की जाए, देश की लगातार प्रगति हो, इसके संदर्भ में पूरी व्यापक चर्चा भी होगी। तो देखिए, पूरे देश में हो सामाजिक समरसता, ये संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है। देखिए, संघ प्रमुख की तरफ से इस तरीके के बयान आना है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि किस तरीके से अब समाज में सौहार्दपूर्ण वो माहौल फिलहाल नहीं रहा है जो बीजेपी शुरुआत से कायम करना चाह रही थी। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी के नेता अलग अलग मंचों से अलग अलग बयान दे रहे हैं, बिहार में भी देखिए
हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग राज्यों में बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से इसी तरह का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से समाज में तमाम चीज़ें गतिवान होती नजर आ रही हैं, उसके बाद मोहन भागवत का ये बयान बहुत मायने रखता है। चलिए एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि इस खबर का लबो-लुबाव आखिरकार क्या क्या है। फरहम के परकम में शुक्रवार को आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संदेश दिया कि सामाजिक समरसता सर्वोपरि है। संघ को इसी पर फोकस करना चाहिए और खास तौर पर दशहरे तक पूरे देश में इसी एजेंडे पर काम भी करना है। बैठक में देश भर से आए 46 प्रांतों के 393 पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मंथन किया। 9 घंटे तक चली इस बैठक में अन्य मुद्दों पर भी गंभीरता से बात हुई है। परखम के दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में संघ का 10 दिवसीय शिविर चल रहा है। कार्यकारी मंडल की बैठक में शुक्रवार को पहले दिन संघ प्रमुख ने विस्तार से सभी पदाधिकारियों से बात की है और इस बीच उन्होंने संघ के एजेंडे को देश के कोने कोने तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने भी कई अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला है। तो बिल्कुल देखिए, हम ये जिक्र कर रहे थे आरएसएस से जुड़ी हुई, लेकिन अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर की भी चर्चा कर लेते हैं। दीपावली से देपसांग और देमचोक में पेट्रोलिंग शुरू करेगी सेना। ये दैनिक जागरण के साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी है और हर अखबार में ये खबर आपको मिलेगी क्योंकि ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के 2 महत्वपूर्ण मोर्चे जो कि डेमचौक और देपसांग में तनातनी खत्म करने पर बनी सहमति के बाद से दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पीछे हटने की गति और ज्यादा तेज कर दी है और 2020 के पहले की जो यथास्थिति थी उसी रूप में आने को यानी उसी रूप में लौटने को कहा गया है। तो देखिए खबर में मैं आपको दिखा रही हूँ, हालांकि मेरे हाथ में जो न्यूज़पेपर है वो दैनिक भास्कर है। जैसा कि सुरभि ने आपको बताया कि अलग अलग न्यूज़पेपर ने इसको अलग अलग तरीके से तरजीह दी है। ये खबर क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेशनल लेवल पर इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख भारत चीन की सेनाएं, लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं माफ़ कीजिएगा 29 अक्टूबर तक पूरी तरह पीछे हट जाएंगी, यानी कि दिवाली से पेट्रोलिंग शुरू हो जाने वाली है। तो बिल्कुल देखिए, एलएसी पर इस महीने के आखिर तक गश्त शुरू कर देंगे सैनिक और साथ ही बड़ी बड़ी बातें नवभारत टाइम्स में बिल्कुल छोटे पॉइंटर्स में लिखा गया है, जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि देपसांग और डेमचौक में अप्रैल 2020 वाली स्थिति होगी। दोनों ओर 50% से ज्यादा टेंट और स्ट्रक्चर हटाए गए हैं और दोनों तरफ की टीम अब वेरीफाई भी करेंगे कि क्या जो पेट्रोलिंग को लेकर के जो नियंत्रण रेखा एक तय की गई है 2020 के पहले की स्थिति क्या उसी प्रकार से ये बनी रहेगी या नहीं, और पेट्रोलिंग दोनों सेनाओं की ओर से जहां तक सीमित की गई है उससे कोई आगे तो नहीं बढ़ रहा है, पहले बता देंगे ताकि आमना सामना ना हो, इसको लेकर भी ये कहा गया है। तो साथ ही देखिए, हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि 29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट पूरा करने का टारगेट रखा गया। इसके बाद से इस महीने के आखिर तक इन दोनों जगहों पर सेना की गश्त फिर से शुरू की जाएगी और देपसांग और डेमचौक में अप्रैल 2020 से पहले जैसी स्थिति थी, यानी कभी भी ये दोनों सेनाएं आमने सामने जल्दी नहीं आती थी, वैसी स्थिति को दोबारा से बरकरार किया जाएगा। तो देखिए मेरे हाथ में अमर उजाला न्यूज़पेपर भी है। पहले मैंने भास्कर का जिक्र किया था, अमर उजाला ने भी लगभग फ्रंट पेज पर यानी कि दूसरे पेज पर इस खबर को जगह दी है। इसमें कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। इन गश्ती बिंदुओं तक जा सकेंगे सैनिक। आपको वो पॉइंट समझने पड़ेंगे कि किन गश्ती बिंदुओं तक सैनिक जा सकते हैं। जवान गश्त के लिए देपसांग में गश्ती बिंदु 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। यही जो मुद्दा है ये प्रमुखता से जिस दौरान भारत और चीन के बीच में बातचीत चल रही थी, आपको याद होगा, बहुत प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया था कि आखिरकार वो जो प्रोवाइडिंग बिंदु हैं वो एग्जैक्टली क्या होंगे जहां पर गश्ती की जा सकती है, पेट्रोलिंग जहां तक जारी रहेगी। कहीं भारत के हिस्से से 10, 11, 11A, 12 और 13 तो नहीं स्किप हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं और वहाँ पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा दोनों देश की सेना दौलत बे गोल्डी और गलवा गोगरा हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग सो से हटी थी। वहाँ पर भी पेट्रोलिंग का जिक्र जो है किया जा रहा है। वहाँ के कुछ पॉइंट्स पीछे तक पेट्रोलिंग का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से
सेनाओं को इवैक्यूएट किया गया है, हटाया गया है। तो बिल्कुल देखिए, जिस 5 फिंगर पॉइंट का जिक्र कर रही हैं मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे, इस बात का जिक्र हम आपको कर दे, एक बार फिर से बता दें, इस बात की जानकारी दे दें कि दरअसल जब आप सैटेलाइट के जरिए जो इमेजेस गौर करते हैं तो जो पहाड़ी इलाके और जो बेहद ही बारीकी से जो पॉइंट्स निकलते हैं उन पॉइंट्स पर ही इस पूरी पेट्रोलिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। और ये सैटेलाइट से इन तस्वीरों को देखने पर आपको 5 उंगलियों के समान ये रेखाएं नजर आती है और यही वो LAC है जहां पर पूरी तरीके से जो मैकमोहन लाइन तैयार की गई थी। मैकमोहन लाइन में इस बात का जिक्र मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ चीन अपने सबसे पुराने मैप का जिक्र करता है और वो पूरी तरीके से इस दावे को गलत ठहरा देता है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं है और ना ही किसी प्रकार का जो आपने हमेशा से एक डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों को आपने देखा होगा वो स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी वहां पर नहीं है, जिस वजह से पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते और यहाँ आमने सामने की स्थिति हर बार देखने को मिल जाती है। और इसी को लेकर के एक आम सहमति दोनों देशों के बीच में बनती हुई नजर आई है। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। लॉरेंस के भाई ने 3 महीने पहले धमकी दी थी। लॉरेंस अनमोल बिश्नोई के साथ शूटर्स की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। इस बीच आपको बताते चलें कि किस तरीके से इस पूरे मामले में राजस्थान के गंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार के भतीजे पहलवान सुनील गौड़ की हत्या के निर्देश कैलिफोर्निया में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने कुछ दिन पहले ही दिए थे। इससे पहले करीबन 3 महीने पहले अनमोल ने पहलवान सुनील गौड़ को फोन करते हुए धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस अधिकारियों की माने तो लॉरेंस गिरोह ने सुनील पहलवान से मोटी रकम जबरन वसूली थी, मांगी थी। ये भी बताया जा रहा है कि सुनील गौड़ गंगानगर का बाहुबली है और इलाके में उसका दबदबा है, जो गिरोह को रास नहीं आ रहा था, इसीलिए ये धमकी भी दी गई थी और धमकी के बाद ये तमाम इनिशिएटिव्स लॉरेंस गैंग की तरफ से लिए गए थे, जिस पर फिलहाल लुकआउट नोटिस भी है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। देखिए, वहीं अगर अमर उजाला के इस अखबार की कटिंग की हम बात करें तो फ्रंट पेज पर ही आप इस कटिंग को देख पाएंगे और साथ ही हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये अमर उजाला के फ्रंट पेज पर आप देखिए, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई ये खबर है कि 7 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। भाई अनमोल पर भी 10 लाख का इनाम तय किया गया। ये वो 7 शूटर्स हैं जिनको इन तस्वीर में आप देख पाएंगे। अमर उजाला अखबार ने इस खबर को तरजीह दी है फ्रंट पेज पर और छापा है उन 7 शूटर्स की तस्वीर भी। और ये जानकारी आपको दे दें कि कुल बताए जाते हैं कि देश भर में, और ना केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में करीब 700 से अधिक शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि एक्टिव शूटर्स हैं, ये एक्टिव शूटर्स का जिक्र हम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी इस वक्त भी कई ऐसे जो गुर्गे हैं लॉरेंस बिश्नोई के दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी धार्मिक संगठन की रैली के बाद बवाल हुआ, बाजार बंद, प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। दैनिक जागरण समेत NBT, दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। उत्तराखंड में इन दिनों लगातार सांप्रदायिक घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं और अब इसकी आंच उत्तरकाशी जिले तक आ पहुंची है, जहां कथित अवैध मस्जिद को हटाने के मुद्दे पर गुरुवार को हिंदू संगठनों की ओर से जनाक्रोश रैली निकाली गई थी। गौरतलब ये भी है कि कल रैली के दौरान मस्जिद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे शहर में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया है। जब हिंदू संगठनों की ओर से बुलाई गई रैली को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, उस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इस बीच पथराव और लाठीचार्ज की घटनाओं में 8 पुलिस कर्मियों समेत 27 लोग घायल भी हो गए। उत्तरकाशी में मस्जिद को अवैध बताते हुए धार्मिक संगठनों की ओर से रैली निकाली गई और बाजार बंद करवाया गया। हालांकि ये मस्जिद पुरानी है, लेकिन लोगों की ओर से इसे अवैध बताया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, ये पूरा विवाद उत्तरकाशी में इस बात को लेकर भी हुआ था, क्योंकि लगातार उत्तरकाशी में लोगों की ओर से मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस मस्जिद को हटाया जाए, क्योंकि अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया है और डेमोग्राफिक बदलाव लाने की कोशिशें हैं। और इसी के तहत में देखिए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जिस वक्त यहाँ पर विवाद हुआ था, लोगों की ओर से मांग की गई थी और हिंदू संगठन की ओर से यहाँ पर रैली भी निकाली गई थी, जिस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने हिंदू संगठन के इस
रैली के दौरान में पथराव भी किया था और उसके बाद से हिंदू पक्ष की ओर से भी जो लोग गुस्से में आ गए थे और गुस्साए लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने पूरी तरीके से कैसे यहाँ पर पत्थरबाजी की घटना को भी अंजाम दिया। कई दुकानों में तोड़फोड़ तक की गई थी। तो ये उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि, और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि धार्मिक संगठन की जो रैली हुई थी उसके बाद से बवाल जब बढ़ा तो यहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट जो की गई वो संख्या और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। मस्जिद के खिलाफ एक सामुदायिक धार्मिक संगठन की जन आक्रोश रैली के बाद से बवाल हो गया था, जिस कारण जिले में धारा 163 लागू कर दी गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में पथराव और लाठीचार्ज की घटना के बाद से रात लागू की गई थी धारा 163, जिसकी जानकारी भी अनाउंसमेंट के जरिए दी गई थी। और यह भी कहा गया था कि अगर कोई भी एक ग्रुप बना करके, एक समूह में आकर के और किसी प्रकार की योजना बनाता है या फिर किसी भी रैली को अंजाम देने की इसके बाद कोशिश करता है तो फिर उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल हालात वहां काबू में बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगली खबर का जिक्र करेंगे सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और वाराणसी का ज्ञानवापी मामला, आपको भी जरूर जानकारी इसकी होगी। एएसआई सर्वे की बार बार मांग की जा रही थी मंदिर पक्ष की ओर से, यानी कि हिंदू पक्ष की ओर से मांग रखी गई थी। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अपील अब कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। ज्ञानवापी में अतिरिक्त एएसआई सर्वे को लेकर के ये कहा गया था, सर्वे कराने के मंदिर पक्ष की अपील सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक युगल शंभू की अदालत ने खारिज कर दी है। मंदिर पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद इमारत के मुख्य शीर्ष के नीचे 100 फुट लंबा शिवलिंग होने का दावा करते हुए परिसर की शेष स्थलों की खुदाई करा करके एएसआई सर्वे कराने की मांग की, जिसको खारिज कर दिया गया है। तो प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये कहते हुए अतिरिक्त सर्वे का विरोध किया था कि ज्ञानवापी में पहले ही एएसआई सर्वे हो चुका है और रिपोर्ट पर अभी भी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में दूसरा सर्वे कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि सर्वे के लिए, इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए पहले वाले सर्वे पर सुनवाई करवा लीजिए, उसके बाद देखेंगे। देखिए, मैंने खबर आपको दिखाई, अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी और अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने अपने तरीके से इस खबर को छापा है। अमर उजाला में जो खबर छपी है उसका जो निष्कर्ष है वो क्या है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अदालत ने कहा, सर्वे के संबंध में दाखिल एएसआई की पहले की जाँच की रिपोर्ट अभी बाकी है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी के पूरे परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई से खुदाई के जरिए सर्वे कराने की मांग वाली लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की अर्जी शुक्रवार को कोर्ट में खारिज कर दी गई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अर्जी का विरोध किया। वाद मित्र रस्तोगी ने कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेंगे। फास्ट ट्रैक युगल शंभू की अदालत ने फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई अब 32 अक्टूबर को होगी। अदालत ने आदेश में कहा कि सभी तथ्यों परिस्थितियों इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर विचार किया गया। निर्देश ये है कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के पहले से दाखिल रिपोर्ट की जांच अभी बाकी है। दूसरा, जिस संरचना में शिवलिंग बताया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संरक्षित है। और ये भी कहा गया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि गैर आक्रामक पद्धति का उपयोग करते हुए, यानी कि जीपीआर टेक्निक, देखिए जब पिछला सर्वे हुआ था उसमें भी जीपीआर टेक्निक का यूज़ किया गया था। गैर आक्रामक जब बोल रहे हैं तो वही टेक्निक है। पद्धति का उपयोग करते हुए ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया जाए। उत्खनन तकनीक का उपयोग ना किया जाए। मौजूदा संरचना को नुकसान नहीं होना चाहिए। सोनार टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक वैसी ही जीपीआर टेक्निक है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के टेक्निक के थ्रू एक रेडियस में रेडार्स भेजी जाती हैं और वहाँ पर ज़मीन के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो अपने आप स्क्रीन पर उकर करके सामने आता है, जिसका प्रिंट लिया जा सकता है। मौजूदा संरचना को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। वादी ने अतिरिक्त सर्वे के लिए कोई कारण नहीं बताए हैं। ऐसे में आवेदन अस्वीकार करने योग्य है। तो बिल्कुल देखिए, ज्ञानवापी से जुड़ा ये पूरा मामला बेहद ही बड़े रूप से सामने आया है। दरअसल जब फैसला सामने आया है कोर्ट का, तो कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है, यानी कि सर्वे नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि
ये पूरा मामला जिला जज के ओर से सुना जा रहा था और इसी को लेकर के जिला जज ने अपना फैसला सुना दिया और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्योंकि इसे संरक्षित इस वक्त किया गया है, यानी वो पूरा एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड है, ना उसे हिंदू पक्ष की ओर से कहीं भी किसी भी तरीके से उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा सकती है और ना ही मुस्लिम पक्ष के पास वो इस वक्त राइट है कि वो भी वजू खाने के आसपास भी जा पाए, क्योंकि उस एरिया को इस वक्त प्रोटेक्ट रखा गया है और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा सकता है। यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था और इसी मामले को लेकर के अब माना यह जा रहा है कि जब ये पूरा मामला आगे धीरे धीरे बढ़ेगा तो हिंदू पक्ष ने कहा है कि अब हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा में तट टकराने के बाद से कमजोर पड़ चुका है चक्रवात दाना। तो दाना ये वो साइक्लोन था, वो चक्रवात था जो कि पहले से ही इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में और ये कहा गया था कि ये भारी प्रभाव छोड़ सकता है अपना, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में बर्बादी हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी अब रफ्तार कम हो चुकी है। तो देखिए, ये जो मैं खबर आपको दिखा रही हूँ, दैनिक भास्कर ने इस खबर को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। चक्रवात से पहले ही तूफानी तेजी दिखाकर ओडिशा बंगाल ने 8 लाख जानें बचा ली हैं, ये बताया गया है इस खबर के तहत। और क्या कुछ खास है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए बिना कमजोर पड़ गया। समय रहते तूफानी तेजी से चलाए गए राहत कार्यों के चलते ओडिशा में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत की खबर है। तूफान के चलते दोनों राज्यों के तटीय क्षेत्रों से करीबन 8.16 लाख लोगों को, यानी कि 8,16,000 के करीब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था। दोनों राज्यों में शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच हवाई और 10 बजे रेल यातायात शुरू कर दिया गया। तूफान गुरुवार रात 12:05 पर ओडिशा में भितरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था। तो फिलहाल ये जो चक्रवात है ये पूरी तरीके से विफल रहा है, कमजोर पड़ गया है। तो बिल्कुल अब खबरों में हम आगे बढ़ते हुए बात पॉल्यूशन से जुड़ी हुई भी कर लेते हैं। बाहर एक्सरसाइज से बचे, हवा है खराब, ये लोगों से अपील की जा रही है, हिदायतें दी जा रही है। देखिए, दिवाली से ठीक पहले दिल्ली की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और इसी को लेकर के अब लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके आप घरों से बिल्कुल ना के बराबर निकलिए, कम ही निकलिए। देखिए, कहा जा रहा है बाहर कम निकलें, सुबह शाम टहलने भी ना जाएं, प्रदूषण सर चढ़कर बोल रहा है। और साथ ही नवभारत टाइम्स में जिस खबर को जगह दी गई है इसके साथ साथ एक और इसमें तस्वीर छापी गई है, इस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। इस तस्वीर को जरा देखिए। स्मॉग की हवा में सांस लेना कई सिगरेट पीने से भी खराब है और इसमें वार्निंग भी दिखाई गई है। सिगरेट की डब्बी भी बनाई गई है, ऐसे पैकेट्स में सिगरेट आपको मिलते बाहर। और ये जो आप इस महिला की तस्वीर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस तस्वीर को दर्शाता है कि इस वक्त जहरीली हवा जो दिल्ली में नजर आती है, इसी प्रकार से कि आपके आसपास में कोई खड़ा होकर सिगरेट स्मोक कर रहा हो और उसका जो धुआं जब आपके चेहरे पर आए तो आपको ऐसा ही महसूस होगा, वो इतना ही घातक आपके लिए हो सकता है। और दिल्ली की हवा इस वक्त इन दिनों ऐसी ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और इस बीच ये भी कहा गया है कि बुजुर्ग और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको सतर्क रहना चाहिए, उन्हें तो कम से कम घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कनाडा जाने से पहले सोचें, भारतीय छात्र संजय वर्मा ने कनाडा में अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को चिताया है। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। कनाडा से वापस बुलाए गए भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कहा कि वहां पर अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कई छात्र घटिया कॉलेजों में दाखिला ले लेते हैं और उन्हें नौकरी का कोई मौका भी नहीं मिलता। इसके परिणाम स्वरूप वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होते हैं। संजय वर्मा ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब हर सप्ताह कम से कम 2 छात्रों के शव कनाडा से भारत भेजे जाते थे। असफल होने के बाद छात्र अपने माता पिता का सामना करने के बजाय आत्महत्या कर लेते थे। संजय वर्मा ने कहा, छात्र वहां उज्जवल भविष्य का सपना लेकर जाते हैं लेकिन उनके शव बॉडी बैग में वापस आते हैं।
तो फिलहाल देखिए अब जिस तरीके से कनाडा में रोजगार के मुद्दे पर इस वक्त संजय वर्मा ने अपनी बात रखी है और ये कहा है कि देखिए ये जो मैं कटिंग आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको कनाडा के पीएम की तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन उनकी ओर से यानी जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि कनाडा फर्स्ट पॉलिसी का अब भारतीयों पर भी असर पड़ने लगा है। कनाडा फर्स्ट पॉलिसी एक जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोई भी अगर कनाडा में नौकरी आती है तो फिर वो सीधे तौर पर पहले कैनेडियंस को मिलेगी और फिर किसी और देश से आए हुए किसी भी नागरिक को मिलेगी। और इसी के तहत में मेरी सहयोगी आपको ये जानकारी भी दे रही थी कि संजय वर्मा ने इसी को लेकर के चिताया है। देखिए, कनाडा पढ़ने ना जाएं भारतीय छात्र, लाखों फूकने के बाद भी नौकरी मिलनी मुश्किल है, ये संजय वर्मा ने यहाँ पर बोला है। उनकी तस्वीर के साथ में इसको कोट किया गया है। तो बिल्कुल देखिए सुर्खियां अखबार की में लगातार हम आप लोगों के लिए अलग अलग खबरें लेकर के आते हैं और हर खबर से जुड़ी हुई डिटेल में जानकारी देते हैं। तो फिलहाल आज के लिए सुर्खियां अखबार की में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।